Second chapter is basic accounting terms. What is meant by basic accounting terms? बेटा देखिए, जो भी अकाउंट्स में आप रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन से टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब होता है. What is meant by different terminologies which are used in accounting. We will discuss these terminologies in this chapter. The first one is business transaction. The first one is business transaction. What is business transaction? Business transaction is an event, is an economic event that must take place between two parties. Two parties are involved in that, and which is measurable in terms of money, जिसे हम money terms में measure कर सकें, and it impact the financial resources of the business. Financial resources means the assets of the business. What are the features? A business transaction is an economic event. बेटा एक इकोनॉमिक इवेंट है, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. इट इन्वॉल्व्स टू पार्टीज. दो पार्टीज का होना जरूरी है ताकि सेल परचेज ऑफ गुड्स हैपन हो सके, पेमेंट होकर रिसीविंग हो सके, ये सारी चीजें. इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट ब्रिंग्स चेंजेस इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज. जो भी हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसमें चेंजेस होते हैं. ट्रांजैक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, कैश एंड क्रेडिट. व्हाट इज कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन? Beta, in which the cash is involved, that transaction is known as cash transaction, and in the transaction in which cash is not involved, that is known as credit transaction. Cash transaction क्या हो गए जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन्स हो गए जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. The second one is account. An account is a summarized record of all the transactions relating to a particular head in chronological order. Chronological order का मतलब होता है एक sequence में date wise. And an account has two sides, debit side and credit side. तो फॉर्मेट है देखो अकाउंट का, इसको टी शेप अकाउंट भी कहते हैं. तो जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन होता है टी शेप अकाउंट का, उसे हम डेबिट साइड कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड पोर्शन होता है उसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं. तो अकाउंट्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. द लेफ्ट हैंड साइड known as the debit side and the right hand side is known as the credit side. Next is the capital. What is capital? But a capital is the amount which is invested by the owner in the business, or which is invested by owner to set up the business. It may be in form of money or in form of asset. बेटा कैपिटल क्या है? वो अमाउंट जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ताकि वो बिजनेस को सेटअप कर सके. और इट इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटिटी टुवर्ड्स ओनर. और ये बिजनेस के लिए जो है लायबिलिटी होती है किसके प्रति? ओनर्स के प्रति. जो ओनर्स होते हैं वो. इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ, इंटरनल लायबिलिटी, प्रोप्राइटर्स फंड. मतलब कैपिटल को और भी हम इन नामों से भी जानते हैं: ओनर्स इक्विटी, नेटवर्थ, इंटरनल लायबिलिटी एंड प्रोप्राइटर्स फंड. द नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स. व्हाट इज ड्रॉइंग्स? देखिए बेटा, जो ओनर होता है वो अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को कैसे मीट करेगा, क्योंकि तो कहीं जॉब तो करता नहीं, वो बिजनेस कर रहा है. तो जो भी उसके पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस होंगे, वो कहाँ से मीट आउट करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि वो चीजें वो बिजनेस से ही विड्रॉ करके लेके जाएगा, बिजनेस से ही लेके जाएगा अपने घर खर्च को मीट आउट करने के लिए. तो जो भी अमाउंट ओनर अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को या प्राइवेट एक्सपेंसेस को या पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट आउट करता है बिजनेस के अमाउंट से, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स. इट रिफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी and or goods withdrawn by owner of the business for his personal or private use. Next is liabilities. It refers to amount which business owes towards its owner of the business and outsiders. बेटा लाइबिलिटी क्या है? एक ऑब्लिगेशन है जो कि बिजनेस को फुलफिल करना होगा. वो लाइबिलिटी जो है कि ओनर के प्रति भी हो सकती है और आउटसाइडर्स जो होते हैं
उनके लिए भी हो सकती है। और लायबिलिटीज को जो है हम कैटेगरीज में बेटा डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी कैटेगरीज है? तो बेटा ब्रॉड सेंस में तो हम उसे इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी कह सकते हैं। मतलब इंटरनल लायबिलिटी क्या हो गई? वो लायबिलिटी जो बिजनेसमैन के प्रति रहती है, लायबिलिटी विच इज टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस। और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटीज ऑफ फर्म टुवर्ड्स आउटसाइडर्स, मतलब बिजनेसमैन के अलावा जो लोग होंगे वो जो है आउटसाइडर्स कहलाते हैं। तो आउटसाइडर्स में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे एग्जाम्पल हो गए उसके क्रेडिटर्स हो गए, बैंक लोन हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है। एक्सटर्नल लायबिलिटी को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट में, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या होती है बेटा? करंट लायबिलिटी शॉर्ट में समझने के लिए बस इतना आप समझ सकते हैं कि ऐसी लायबिलिटीज जिसका पेमेंट हम 1 साल के अंदर करते हैं वो आपकी हो जाती है करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज है जिसका पेमेंट हम 1 साल के बाद करना होता है। Current liabilities are those liabilities which are payable within a year, and non-current liabilities are liability which are payable after a year. And there is a one liabilities which are not shown in the books. बेटा एक liability ऐसी भी होती है जो books में हम show नहीं करते हैं, वो होती है contingent liability। तो contingent liability क्या है? ये कौन सी लायबिलिटी होती है? यहाँ इंटरनल पढ़ लिया, एक्सटर्नल पढ़ लिया, तो कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है? तो लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। मतलब ये कि फ्यूचर में ये लायबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने कोई गुड सेल आउट किया और कस्टमर को उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब उसके यूज करने से हुई कि आपका प्रोडक्ट खराब है, अभी ये नहीं पता है, और कस्टमर ने जो है कंज्यूमर फोरम में आपके अगेंस्ट में केस कर दिया, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर एंड होना है 31 मार्च को। अब ये बताइए कि क्या जो केस हुआ है, मान लीजिए 10 लाख का उसने कंपनसेशन डिमांड किया है, क्या आपको 10 लाख का कंपनसेशन देना ही होगा या नहीं देना होगा? वो आज की डेट में आप डिसाइड कर पाएंगे? क्योंकि बेटा जो भी कोर्ट की हेयरिंग आएगी, जो भी जजमेंट आएगा, उसके बेसिस पे अगर वो आपके फेवर में आता है तो आपको पेमेंट नहीं करना होगा, लेकिन अगर वो आपके फेवर में नहीं आता है तो फिर उस केस में आपको पेमेंट करना होगा। तो इस तरह की लायबिलिटीज जो किसी हैपनिंग पे बेस्ड हो फ्यूचर की, तो आज की डेट में हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें पे करना है या नहीं करना है। वो जब डिसीजन आएगा उस बेसिस पे डिसाइड होगा कि वी हैव टू पे और नॉट। तो ऐसी लायबिलिटीज को हम कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक। नेक्स्ट इज एसेट्स। It refers to those properties and legal rights owned by a business which can be measured in money terms. बेटा ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसी एसेट्स जो कि हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकें। जैसे एग्जाम्पल अगर लीजिए तो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल एंड ऑल दैट। These assets are classified as current assets, liquid assets and non-current assets. तो बेटा current assets क्या है? Assets which is converted into cash within a year. Converted into cash within a year. जैसे raw material, finished good, debtors, etc. Liquid assets in form of cash or can be converted into cash quickly, that is cash in hand, cash at bank, etc. बेटा देखिए, अब करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में बेसिक डिफरेंस क्या है कि करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिसको 1 साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट करा सकें। लिक्विड एसेट भी वही है, बट यहाँ पे जो कन्वर्शन है वो वेरी शॉर्ट पीरियड में, क्विकली, जैसे 2 to 3 मंथ्स में। तो जो एसेट्स जो है 2 to 3 मंथ्स में हम कैश में कन्वर्ट कराएंगे वो हो गई आपके लिक्विड एसेट। और करंट एसेट्स क्या है? वो एसेट्स जो कि 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो, दैट कम्स अंडर करंट एसेट्स। एंड नॉन करंट एसेट्स आर व्हाट? Assets which are held for long period, like land, building, goodwill, etc.
These non-current assets are further divided as tangible assets and intangible assets. अब tangible assets क्या है? Tangible assets are assets which has physical existence. बेटा physical existence का मतलब क्या हुआ कि हम जिसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है. इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. बेटा इसमें कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, फिर भी वो हमारी एसेट्स होती है, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स में आएंगे. तो देखिए एसेट्स क्या है आपकी? प्रॉपर्टीज एंड लीगल राइट्स, ठीक है, जिसे मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. एसेट्स को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स. और लॉन्ग करंट एसेट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टेंजिबल एसेट्स एंड intangible assets. Next is receipts. What is receipts? It refers to the amount received or receivable from sale of goods and services or assets. बेटा कोई भी अमाउंट जो हमें रिसीव हो गई हो या रिसीव होने वाली हो, या तो रिसीव हो रही है या रिसीव होने वाली है. कहाँ से अमाउंट रिसीव होने वाली? फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एसेट्स. चाहे गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके हमें वो रिसीविंग्स हो रही हो या एसेट्स को बेच के वो रिसीव हो रही हो. तो रिसिप्ट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू कैपिटल रिसिप्ट्स एंड revenue receipts. Capital receipts and revenue receipts. What are capital receipts? Amount received or receivable from sale of assets. बेटा जब हम assets को सेल आउट करते हैं और वहां से अमाउंट हमें रिसीव होता है तो उसको हम कहते हैं capital receipts. For example, sale of building, furniture, investment, etc. The important thing of this is that it is not a result of business operation. Important है बेटा, इसको ध्यान में रखिएगा. कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, वो कौन सी रिसिप्ट्स होती है? जो एसेट्स को सेल आउट करके आती है. तो बेटा एसेट्स को सेल आउट करने का मतलब क्या हुआ कि वो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, मतलब जो काम हम कर रहे हैं उससे वो इनफ्लो नहीं हो रहा कैश, वो रिसीविंग्स नहीं हो रही. रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. मतलब जो जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उससे जो अमाउंट हमें रिसीव होती है वो कहलाती है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जो रिकरिंग नेचर की होती है, बार बार होती है. और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है? ये बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जिसमें एसेट्स सेल करने से जो अमाउंट रिसीव होता है वो इसमें आती है. नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर. मनी स्पेंट और लायबिलिटी इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज और एसेट्स. बेटा या तो आप मनी स्पेंड करिए एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए या गुड्स को एक्वायर करने के लिए, या तो आप उसे क्रेडिट पे परचेज कर लीजिए, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो. ठीक है, तो एनी अमाउंट दैट इज स्पेंट ऑन एक्विजिशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज or assets is known as expenditure. And expenditure is divided into 3 parts: capital expenditure, revenue expenditure, and deferred revenue expenditure. Capital expenditure is what? Amount is spent for acquiring fixed assets. जब भी बेटा हम कोई fixed assets purchase करते हैं और उस पे जो amount हम spend करते हैं वो आपका कहलाता है capital expenditure. For example, purchase of land, building, etc. What is revenue expenditure? Amount is spent for acquiring goods and services. जब बेटा हम goods and services purchase करते हैं, ठीक है, उस पे जो अमाउंट स्पेंड करते हैं वो आपका कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. द एग्जाम्पल इज परचेज ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड. मतलब जो गुड्स हम खरीद रहे हैं जो बेचने के लिए, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा. और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट टू प्रमोट न्यू प्रोडक्ट. बेटा जैसे आपको याद होगा जब जियो लॉन्च हुआ था तो उस समय जियो ने 1 साल के लिए आपको फ्री में कनेक्टिविटी दे रखी थी. और टीवी पे भी आप देखे होंगे तो हर थर्ड एड जो है वो जियो का हुआ करता था.
उस समय का समय देखिए और आज का समय देखिए, तो आज आप देख रहे हैं कि जियो का जो एड है वो टीवी पे ऑलमोस्ट आता ही नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ था उस समय कि इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट और आज की डेट में कुछ भी नहीं? क्योंकि वो जो एडवर्टाइजमेंट किया वो पैसे तो एक ही साल में खत्म, मतलब स्पेंड किया कंपनी ने, लेकिन उसका बेनिफिट हमें जो है आज भी मिल रहा है, कंपनी को मिल रहा है। तो इस तरह के एक्सपेंसेस जो स्पेंड तो एक अकाउंटिंग ईयर में होते हैं, बट उसका बेनिफिट जो है हमें आगे आने वाले समय में भी मिलता है, तो उस तरह के एक्सपेंसेस को हम कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? अमाउंट स्पेंड फॉर एक्वायरिंग फिक्स एसेट, मतलब फिक्स एसेट्स को खरीदने में जो अमाउंट स्पेंड होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर करने में जो अमाउंट स्पेंड होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ऐसे एक्सपेंसेस जिसका स्पेंडिंग एक साल में होता है बट उसका जो बेनिफिट है वो कई सालों में मिलता है, उसको कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज एक्सपेंस। Expense is cost incurred in producing goods and services for selling purpose। मतलब बेटा एक्सपेंस क्या है? वो कॉस्ट है जो कि गुड्स को परचेज करने में या गुड्स को प्रोड्यूस करने में लगते हैं और जो कि सेलिंग के पर्पस से होते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, बेटा जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, जो कंज्यूम किया गुड्स को प्रोड्यूस करने में, वो पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, ये सारे एक्सपेंसेस कैटेगरी में आते हैं। It is income. What is income? It refers to the difference between revenue and expense. For example, goods costing 50,000 was sold for 70,000, will result in income of 20,000. Thus, it is expressed as income equals revenue minus expenses. बेटा देखिए, revenue is what? The amount received from sale of goods. Revenue is what? The amount received from sale of goods. And if we deduct the expenses from that, the cost that has incurred on producing the goods, if we deduct that, we will get the income. Next is profit. It refers to excess of total revenue over total expenses in a particular period. बेटा revenue क्या है? Amount जो आपको रिसीव हुआ और उसको बनाने में जो एक्सपेंसेस हुए उसको माइनस करेंगे तो आपका इनकम होगा। प्रॉफिट जो है वो देखिए अलग है, यहाँ पे कह रहे हैं टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस इन अ पर्टिकुलर पीरियड। इन अ पर्टिकुलर पीरियड मींस अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में आप गुड्स कई बार सेल आउट करोगे, कई बार परचेज करोगे, ठीक है, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका कहलाएगा क्या? इनकम। लेकिन एक ईयर का, एक अकाउंटिंग पीरियड में जो डिफरेंस होगा टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस का, वो आपका कहलाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट्स जो है वो दो पार्ट में हम कैलकुलेट करते हैं, दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन टू फॉर्म्स, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? The difference between total sales and total direct expenses. Better difference between total sales and total direct expenses. What is direct expenses? Beta, direct expenses are those expenses which are directly related with the production of goods. मतलब वो expenses जो directly production of goods से related होते हैं। और नेट प्रॉफिट क्या है? डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स एंड टोटल एक्सपेंसेस। बेटा बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जैसे मान लीजिए कि ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए, सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। तो अगर सेल से रिलेटेड है तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं हो सकता। तो जब हम सेल सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट मिलेगा। और ग्रॉस प्रॉफिट कब मिलेगा? जब सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज गेन। गेन क्या है बेटा? इट रिफर्स टू अमाउंट रिसीव फ्रॉम इररेगुलर और नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज। बेटा गेन उसको कहते हैं जो कि वो अमाउंट होता है जो कि बिजनेस एक्टिविटी से नहीं होता और वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ फिक्स एसेट एट अ प्रॉफिट इज अ गेन। बेटा फिक्स एसेट आप हमेशा तो सेल आउट करोगे नहीं, जैसे आपकी मशीनरी है, वो जब खराब होगी तब उसे आप सेल आउट करोगे।
तो उस समय जो अमाउंट आपको अगर प्रॉफिट में होता है, जैसे 50,000 की मशीन है आपने 55 में बेच दी, तो जो 5,000 का प्रॉफिट है उसको हम गेन कहेंगे। नेक्स्ट इज लॉस। Loss is excess of expense over revenue. In business, loss can be in other form which may arise because of an unfortunate event. Unfortunate event मतलब ऐसे expenses या ऐसी कोई event जहां पे होनी नहीं चाहिए लेकिन हो गई है। For example, loss due to fire, theft, etc. बेटा देखिए, गेन और लॉस, गेन क्या है? वो अमाउंट जो एसेट्स को सेल आउट करने से मिलती है, मतलब वो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। उसी तरह लॉस है, ऐसी चीजें जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हो जाती हैं। तो जैसे लॉस ड्यू टू फायर, अब क्या ये बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है? हर साल आग लगनी ही लगनी है? नहीं, चोरी हो जाना, ये सारी जो चीजें होती हैं, या एसेट्स को लॉस में सेल आउट कर देना, ये सब जो है आपका लॉस कहलाता है। नेक्स्ट है परचेजेस। परचेजेस का मतलब होता है बेटा कि वो चीजें जो कि हम रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज कर रहे हो, या वो चीजें हम परचेज कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर्म और उसको हम कन्वर्ट कर सकें फिनिश गुड्स में, ऐसी चीजों को हम परचेजेस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, परचेज नहीं, परचेजेस। It refers to purchase of those items which are meant for sale or are used for manufacturing finished goods. Purchase include both cash purchases and credit purchases. Purchases of fixed assets are not included in purchases. बेटा यहाँ देखिए, ध्यान में रखिएगा, purchase of fixed assets, किसी भी तरह के फिक्स एसेट्स को हम परचेजेस में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ हम वो चीजें इन्वॉल्व करेंगे जो कि रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज की गई हो, या वो रॉ मटेरियल्स या चीजें जो मैन्युफैक्चर करती हो फिनिश गुड्स को। और इसमें हम कैश और क्रेडिट परचेज दोनों को इंक्लूड करते हैं। कैश परचेजेस क्या हो गई? जहां पे कैश पेमेंट के बाद हमने गुड्स को परचेज किया। और क्रेडिट परचेज क्या हो गई? जहां पे हमने गुड चीजें तो परचेज की हो, गुड्स तो परचेज किया हो, बट वहां पे पेमेंट न किया। इसी के साथ एक और टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी होगी, वो है परचेजेस रिटर्न। बेटा कभी कभी क्या होता है कि जो गुड्स हम परचेज करते हैं वो अप टू स्टैंडर्ड नहीं होता है, या किसी और रीजन की वजह से हम वो गुड्स वापस सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं परचेजेस रिटर्न। Sometimes purchase goods are returned back due to some reason to supplier. Goods return are also known as purchases return और return inward. बेटा ये भी ध्यान में रखिएगा, जो भी गुड्स हम रिटर्न करते हैं, there are two terminologies which are used for this. One is purchases return and the second one is return outward. Next is sales. Sales क्या है? बेटा जो भी हम बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी गुड्स या सर्विसेज हम सेल कर रहे हैं, उससे जो अमाउंट हमें रिसीव होता है वो कहलाता है सेल। ठीक है? It includes sale of those items which are related with regular operation of business. Sales include both cash sales and credit sales. Cash sales मतलब cash immediately receive होगा when the goods are sold, and credit sales means without receiving the amount it is sold on credit. Sale of fixed assets is not included in sales. बेटा जो सेल फिक्स एसेट्स की हम करेंगे वो सेल्स में इंक्लूड नहीं होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि सेल्स में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होते हैं, फिक्स एसेट्स नहीं। सेल्स रिटर्न जैसे परचेजेस रिटर्न था तो उसी तरह से सेल्स रिटर्न भी हो जाएगा। Sometimes goods are returned by customer for some reason. किसी रीजन से वो अपने गुड्स रिटर्न कर देते हैं। They are termed as sales return or return inward. बेटा सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। Next is stock or inventory. It refers to value of goods which remain unsold at the end of accounting period. जैसे सपोज करिए बेटा कि आप जो है मैगी का बिजनेस करते हैं और आपने 10 पैकेट्स मैगी के परचेज किए
और उस अकाउंटिंग पीरियड में आपने 90 पैकेट्स सेल आउट कर दिए, तो नाउ यू आर लेफ्ट विद हाउ मेनी पैकेट्स? 10 पैकेट्स. दैट रिमेनिंग unsold 10 packets will be known as stock or inventory. Opening stock, it is the value of goods in hand at the starting of an account. Opening stock, it is the value of goods in hand at the starting of an accounting period. मतलब बेटा स्टार्टिंग में हो गया. और क्लोजिंग, इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स इन हैंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. अब इसको इस तरह से समझिए, जैसे कि 31 मार्च 2021 को आपको वो 10 मैगी के पैकेट्स थे, तो वो हो गया 31 मार्च 2021 का क्लोजिंग स्टॉक. 1 अप्रैल 2021 को वही क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि आज का क्लोजिंग नेक्स्ट डे का ओपनिंग हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर आप नया स्टार्ट करोगे तो वो आपके लिए ओपनिंग, इतना मैगी के पैकेट्स 10 पैकेट्स पहले से और परचेज करेंगे, फिर उसको हम सेल करेंगे. तो जो स्टार्टिंग में है वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, और जो एंड में बचता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं. द नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल्स. बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? Trade receivables are defined as the amount owed to a business by its customers following the sale of goods or services on credit. बेटा जैसे मान लीजिए कि आपने जो गुड्स और सर्विसेज है वो क्रेडिट पे सेल किया, जिसका अमाउंट जो है कस्टमर से हम फ्यूचर में रिसीव करेंगे, तो उन लोगों को या उन चीजों को हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, और ऑल्सो नोन एज अकाउंट्स रिसीवेबल. Trade receivables are classified as current assets on the balance sheet. बेटा करंट जो भी आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो हम जो है बैलेंस शीट के एसेट साइड में. क्यों एसेट साइड में? क्योंकि बेटा फ्यूचर में यहाँ से हमें अमाउंट रिसीव होगा तो ये आपकी क्या होगी? एसेट्स होगी. और इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स में? इट इंक्लूड्स डेटर्स. डेटर्स हु आर डेटर्स? पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू हुम गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट. बेटा ऐसे लोग जिन्हें हम उधार पे गुड्स जो है देते हैं. बिल्स रिसीवेबल, इट इज द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज which have been accepted by the buyer of goods and services on credit basis, amount of which to be received on maturity. बेटा देखिए बिल रिसीवेबल क्या है? बिल रिसीवेबल जो है एक तरह का आप पेपर पे साइन करा लेते हैं बायर से, मतलब जिसको हमने गुड्स बेचा है उस बायर से हम उस पर साइन करा लेते हैं कि एक सर्टेन पीरियड के बाद वो अमाउंट हमें पे करेगा, और जब वो साइन कर देता है तो वो पेपर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज कर लेता है. चूंकि उस बिल के अगेंस्ट में आपको अमाउंट रिसीव करना है तो आपके लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाता है. और इसका अमाउंट कब रिसीव होगा? उसकी मैच्योरिटी. मैच्योरिटी का मतलब जैसे अगर वो बिल जो है कि 3 मंथ्स का है, 3 मंथ्स ड्यूरेशन का है, तो 3 मंथ्स के बाद वो अमाउंट आपको रिसीव होगा. 2 मंथ्स का है तो आफ्टर 2 मंथ्स यू विल रिसीव द अमाउंट. तो ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड बोथ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. द नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल्स. बेटा जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स है वहां वो अमाउंट आप रिसीव करते हो जहां पे आप गुड्स को क्रेडिट पे सेल किए रहते हो, उसी तरह से ट्रेड पेबल्स भी है. जैसे आप क्रेडिट पे सेल करते हैं वैसे आप क्रेडिट पे परचेज भी तो करेंगे, तो जो भी अमाउंट आप क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो उसको फ्यूचर में तो पे करना होगा. द अमाउंट इज पेबल बाय यू टू द सप्लायर्स. It is the amount that is payable by firm to its suppliers for credit purchases of goods and services. देखिए बेटा, payable by the firm to its suppliers. Supplier means the persons or organization which supplies goods. Suppliers for credit purchase of goods and services. It includes क्या क्या इसमें इंक्लूड करेंगे? जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल था, इसी तरह यहाँ पे क्रेडिटर्स और बिल्स. क्रेडिटर्स, these are those persons or organization from whom we have purchased goods and services on credit. ठीक है बेटा, ऐसे क्रेडिटर्स कौन हो गए? वो लोग जिनसे हमने जो है गुड्स और सर्विसेज क्रेडिट पे परचेज किया हो. और बिल्स पेबल क्या हुआ? अब बेटा जैसे वहां था बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है?
एक पेपर है जिसपे ये लिखा रहता है कि अमाउंट। अब सोचिए कि जिससे आपने क्रेडिट पे परचेज किया होगा वो भी तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा, आप भी तो एक्सेप्ट करोगे, तो वो आपके लिए क्या होगा, बिल्स पेबल। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपको अमाउंट पे करना होगा। तो देखिए, it is the amount of bill of exchange accepted by the business for credit purchases, amount of which is payable on maturity. The next is goods. What is goods? It refers to the product in which business deals. It refers to the product in which business deals. That is buying goods for resale purpose or producing for sale. अब जैसे मान लीजिए बेटा एक स्वीट शॉप है, तो वहां जितनी भी स्वीट्स होंगी वो सब गुड्स की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह मेडिसिन शॉप है, तो वहां जितनी भी मेडिसिन होगी वो सब जो है गुड्स में आएगा। क्लॉथ की शॉप है, कपड़े की दुकान है, तो बेटा वहां जो कपड़े होंगे वो सारे गुड्स के। मतलब ये कि जो बिजनेस जिस चीज में डील करता है उसके लिए वो प्रोडक्ट जो है वो गुड्स कहलाएगा। कॉस्ट, it refers to the monetary value that has been spent by a company or a firm in order to produce something. मतलब बेटा कुछ बनाने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम कॉस्ट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, कॉस्ट एक्सप्रेसेस द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑन प्रोडक्शन और क्रिएशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नेक्स्ट इज वाउचर. It is written document prepared by the accountant providing the evidence of a business transaction. It specifies which account is to be debited or credited. बेटा देखिए वाउचर क्या होता है, वाउचर अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है और ये बताता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, और उस वाउचर में ये भी लिखा रहता है कि कौन से अकाउंट को हमें डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। याद करिए अकाउंट जो सेकंड या थर्ड टर्मिनोलॉजीज थी उसमें ये था कि डेबिट साइड में भी लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में भी लिखा था। राइट हैंड साइड क्या हो गया आपका क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड। तो अकाउंट को डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है, हु विल डिसाइड? द अकाउंटेंट डिसाइड. And where he will put this, which account is to be debited and credited? By preparing the voucher. And it is also an evidence of business transaction. What is evidence बेटा? एक सबूत है कि हाँ ये business transaction हुआ है। The next is discount. बेटा discount आप सब लोग जानते हो, reduction और rebate in price. मतलब जो भी प्राइस होती है उसमें कुछ ना कुछ कमी कर ली जाती है, कुछ रिडक्शन हो जाता है। देखिए, it refers to a rebate given by seller to its buyers on purchase of goods or for making prompt payment of amount. देखिए किसके लिए डिस्काउंट दिया जाता है और कौन देता है? Given by seller to its buyers on purchase of goods, जब वो गुड्स परचेज करे तब, और फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो बेटा डिस्काउंट जो है वो दो तरह के हो गए टाइप्स। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट, इट इज ऑफर्ड ऑन लिस्ट प्राइस और द कैटलॉग प्राइस that the buyer sees at the time of purchase. The list price gets reduced by a certain percentage depending on the quantity purchased. बेटा जैसे ये होता है ना होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस, तो जनरली क्या होता है जब हम लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हैं तो उसका जो अमाउंट होता है वो अपने आप कम हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है कि 1000 kg जो है मैंगो परचेज करना चाहते हैं और 1 kg कोई परचेज करना चाहता है, तो क्या आपको लगता है कि 1 kg वाले का रेट अलग होगा और 1000 के अगर 1000 kg परचेज कर रहा है और उसका अगर 1 kg का रेट लगाए तो क्या 1 kg और इसका सेम रहेगा? नहीं। जब हम बल्क में परचेज करते हैं तो अमाउंट जो है कम हो जाता है। तो वो जो रिडक्शन इन प्राइस है उसी को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, it is the rebate which is allowed by seller to its customer for prompt payment. Prompt payment का मतलब अगर समय के अंदर पेमेंट करेंगे, जल्दी पेमेंट करेंगे तो उन्हें कुछ कैश डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप सेलर हैं और कस्टमर से चाहते हैं कि वो जल्दी आपको पेमेंट करें, तो आप उन्हें एक लालच देते हैं, मोटिवेट करते हैं उन्हें कि भाई देखिए अगर आप विद इन अ वीक पेमेंट करते हैं तो आपको
5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर उसके बाद आप पेमेंट करेंगे तो 2% का डिस्काउंट, और अगर सेकेंड वीक के बाद करेंगे फिर आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो बेटा वहां देखिए कि जो आपका कस्टमर है वो मोटिवेटेड हो रहा है कि अगर हम जल्दी पेमेंट करेंगे तो हमें और रिडक्शन प्राइस में मिल जाएगा, हमें कम पैसे देने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट जो रहता है वो क्वांटिटी बेस्ड है, जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट जो है वो पेमेंट से रिलेटेड है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते हैं और कैश डिस्काउंट को हम बुक में शो करते हैं।